तो oogenesis के बाद में हम बात करने वाले हैं फॉलिकल्स के बारे में। किस तरह से फॉलिकल्स हमारे पास डेवलप हुआ करते हैं। जैसे कि हम जान रहे थे कि हमारे पास बर्थ के टाइम में फीमेल फीटस के पास कितने फॉलिकल्स थे, हमारे पास 10 से 20 लाख के आसपास फॉलिकल्स देखने मिल रहे थे, जो डिजेनरेट होकर के प्यूबर्टी तक 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स अपने को देखने मिले थे। और ये जो डिजेनरेशन अपने को फॉलिकल्स का देखने मिल रहा है फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया, जहाँ पे फॉलिकल्स का क्या हो रहा है, डिजेनरेशन अपने को देखने मिल रहा है। तो ये हमारे पास सर था प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte के ऊपर एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर चढ़ गई थी, जिसको हम कह रहे थे क्या, प्राइमरी फॉलिकल कह रहे थे। क्या कह रहे थे, प्राइमरी फॉलिकल। ये हो गई हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं क्या, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कह दिया। अच्छा, इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर में क्या होगा, अब ग्रेनुलोसा सेल की लेयर हमारे पास बढ़ जाएगी। पहले एक लेयर थी और अब क्या हो जाएगी, ग्रेनुलोसा सेल की लेयर हमारे पास बढ़ जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लेयर बढ़ते के साथ ही ये कहलाने लगेगा सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छा, इसमें कुछ और चेंजेस देखने मिलेंगे क्या, जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर एक थीकल लेयर की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक थीकल लेयर का फॉर्मेशन अपने को देखने मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास थीकल लेयर का फॉर्मेशन देखने मिल गया। चलो भाई, ये थीकल लेयर हमारे पास बन गया, ठीक है। ये हमारे पास थीकल लेयर बन गया और इसको हमने कह दिया क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छा भाई, इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी ये जो है हमारे पास प्राइमरी oocyte ही इसके अंदर प्रेजेंट है। 1 डिग्री प्राइमरी oocyte इसके अंदर में प्रेजेंट है। अच्छा, अब इसके अंदर फर्दर क्या हो जाएगा, अब अगले स्टेज में ना मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 1 कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। और कंप्लीट होने के बाद जब टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल बनेगा तो इसके अंदर और भी कई सारे चेंजेस देखने मिलेंगे। ये जो थीकल लेयर है आपको ये डिफरेंशिएटेड दिखाई देगा, ठीक है। थीकल लेयर जो है ये डिफरेंशिएट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास किसमें, बाहर का जो थीका है वो क्या कहलाएगा, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। बाहर वाला कहलाएगा थीका एक्सटर्ना और अंदर वाले थीका को हम कहेंगे थीका इंटरना। अंदर वाले को क्या कहेंगे, थीका इंटरना, ठीक है। अच्छा सर, इसके अंदर अपने को क्या देखने मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर में हमारे पास ये जो प्राइमरी oocyte था, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। अच्छा, इस सेकेंडरी oocyte के बाहर में कुछ सेल्स के लेयर होंगी, जी हाँ, ग्रेनुलोसा सेल था ना, वो ग्रेनुलोसा सेल वाला लेयर खत्म थोड़ी हो जाएगा। अभी ये ग्रेनुलोसा सेल का लेयर यहाँ पे रहेगा, जिसको हम अब नाम बदल दिए हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये देखिए आगे हमारे पास जो है सो ये हो गया, ये आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। और इस ब्रिज के बाहर में भी अपने को सेल्स देखने मिलेंगे, ठीक है। ये अपने को सेल्स देखने मिलेंगे। ये कौन सी सेल हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल ही तो है। ये कौन सी सेल है, ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं। ये जो अपने को कैविटी दिखाई दे रहा है, ये क्रीसेंट शेप्ड कैविटी जो दिखाई दे रहा है, क्रीसेंट शेप्ड जो कैविटी दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, एंट्रल कैविटी। एंट्रल कैविटी, ठीक है। और इसके अंदर में फ्लूइड भरा रहता है, इसको हम बोलते हैं लिकर फॉलिकुलाई। फ्लूइड का नाम क्या है, लिकर फॉलिकुलाई। अच्छा, ये जो हमारे पास यहाँ पे ब्रिज दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस ब्रिज को कहते हैं क्यूमुलस oophorus,
क्यूमुलस ऊफोरस। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है, क्यूमुलस ऊफोरस। ठीक है, और ये कौन सी लेयर है? ग्रेनुलोसा सेल की ही लेयर है। ठीक है, ये जो बाहर में सेल्स दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे? सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये हमारे पास है टर्शियरी फॉलिकल। इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारे पास टोटल जो स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रहा है, ये टोटल स्ट्रक्चर ये क्या है? ये कहलाएगा हमारे पास टर्शियरी फॉलिकल। ये हो गया टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर तो हैं। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में क्या क्या देखने मिलेगा? इस तरह के डिटेल स्ट्रक्चर अपने को देखने मिलेंगे। तो आप जैसे जैसे डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। इसके बाद एक और स्टेज बचा है, कौन सा? सबसे लास्ट वाला, ग्राफियन फॉलिकल। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं जैसे स्टेज इसका बढ़ते जा रहा है, हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो बढ़ते जाएंगी। ठीक है, और ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली एस्ट्रोजन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करती हैं। तो जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। दैट्स वाई हमारे पास आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में देखोगे कि मेंस्ट्रुएशन के बाद में जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट वाला फेज शुरू होता है तो वहां से फिर धीरे धीरे एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ता जाता है, जब तक हमारे पास फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा होता है। बिफोर ओव्यूलेशन हमारे पास क्या होता है? वो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? क्यों हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है? तो ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बढ़ेगी, उसके अंदर में नंबर बढ़ेगा सेल्स का, तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन विल बी सेक्रेटेड बाय दैट फॉलिकल। ओके, तो उसके बाद हमारे पास अगला जो स्टेज है क्या है? ये हमारे पास आ जाएगा क्या? ग्राफियन फॉलिकल वाला स्टेज। ठीक है, कौन सा स्टेज आ जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल वाला। ठीक है, मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। इसके अंदर में डियर स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको क्या देखने मिलेंगे? ग्रेनुलोसा सेल देखने मिलेंगे। हो गया हमारे पास सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ में कौन सी लेयर रहेगी? ग्रेनुलोसा सेल। सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक तो सेल है ना सर, ये सेकेंडरी oocyte या फिर एग सेल है ना, तो एग सेल के बाहर में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन होगी। अच्छा, इसके बाहर में एक और लेयर ए सेलुलर लेयर बन जाती है, प्रोटीनासियस ए सेलुलर लेयर, जिसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा की लेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा की लेयर बोलते हैं। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद बाहर में हमारे पास सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये क्यूमुलस ऊफोरस प्रेजेंट था। जी हाँ, अभी भी रहेगा। ओके, ये जो है हमारे पास क्यूमुलस ऊफोरस, इसके बाहर में सर एक कैविटी अपने को दिखाई दे रहा था। इस कैविटी को हम क्या कह रहे थे? इस कैविटी को हम कह रहे थे एंट्रल कैविटी। क्या कह रहे थे इसको? हम एंट्रल कैविटी कह रहे थे। ओके, ये आ गया हमारे पास एंट्रल कैविटी। ओके, अच्छा, इसके बाहर में हमारे पास क्या था? इसके बाहर में थीका की लेयर प्रेजेंट थी। जी हाँ, थीका की लेयर प्रेजेंट थी, और सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा भी था। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा ये वाला हो गया। ये हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये ग्रेनुलोसा सेल इसके अंदर में भर दो पूरा। यही ग्राफियन फॉलिकल जो है, इसके अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल देखने मिलती है। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू में क्या, या फिर शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर जहाँ भी पूछ ले कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन कहाँ से निकलेगा? ग्राफियन फॉलिकल से निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट हुआ करती हैं कहाँ पे होती हैं? ये हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में ही प्रेजेंट हुआ करती हैं। कहाँ पे? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट हुआ करती हैं। तो ये हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीट करने का काम करता है। अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या भाई? बोलो लाला, बोलो, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल क्लियर हो गई।
इसके बाहर में थीका की लेयर अपने को देखने मिल जाएगी, ठीक है, थीका की लेयर देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो गया, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा, इसी ग्राफियन फॉलिकल का सर रप्चर होता है ना, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं इसको? ओव्यूलेशन। तो आपको चारों तरह के फॉलिकल समझ में आए। प्राइमरी फॉलिकल क्या हुआ करता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte स्टेज है लाला, ठीक है। यहाँ पर मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, मियोसिस 1 विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाहर में हमारे पास क्या हो जाएगा? एक कैविटी भी बन जाएगी। कैविटी के साथ में थीका के लेयर डिफ्रेंशिएट होकर के थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना बना देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारे पास ये जो कैविटी है इसको हम कहते हैं क्या? इंटरनल कैविटी। इसमें फ्लूइड भरा रहता है, लिकर फॉलिकुलाई, ठीक है। ये क्यूमुलस ऊफोरस है। तो आपसे कोई पूछेगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, एंड देन आफ्टर दैट ये टर्शियरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, लीस्ट अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय प्राइमरी फॉलिकल। क्यों? ग्रेनुलोसा सेल की संख्या क्या होती है? कम होती है। इतनी बात समझ में आई क्या? ओके। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछें कमेंट में, और तब तक इसको नोट कर लें। ओके, तो यहाँ तक आपने समझा कि डिफरेंट टाइप्स के फॉलिकल्स अपने पास किस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे अपने को, क्या अपने को डिटेल्स याद रखने हैं फॉलिकल्स के रिगार्डिंग। अच्छा, आप इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की किताब में ओवरी का एक सेक्शनल व्यू दे रखा है और वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फॉलिकल्स का डेवलपमेंट उसके अंदर में दिखा रखा है, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना रखा है। मैं इसको इरेज करता हूँ। ये आपको इस तरह का ओवरी का एक सेक्शनल व्यू दे रखा है और यहाँ पर अलग अलग टाइप के हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल इस तरह से बना रखा है। और यहाँ पर जो सो रप्चर करा के दिखा दिया है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। और इस तरह से हमारे पास जो सो ये हमारे पास कैविटी बन जाया करती है, कैविटी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ जाएगा या मान लें कि आप दो लेयर है यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल की, एक थीकल लेयर है, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और यहाँ ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ये रप्चर करेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। सेकेंडरी oocyte अलग हो जाएगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने बोलेगा कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। MCQ बना के दे देगा किससे ज़्यादा एस्ट्रोजन निकलेगा, ठीक है, कब किस स्टेज के अंदर में हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाया करता है। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं। आपने नोट कर रखा होगा, नहीं किया तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें। चलो भाई, बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फीमेल प्राइमेट के अंदर में होने वाला ये जो क्या बोलते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल हुआ करता है, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। वाई आर कॉलिंग दिस साइकिल, ठीक है। साइकिल वो चीज़ें जो से कि रिपीटेड पैटर्न में हो रही हैं, ठीक है, गोल गोल, उसको क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो फीमेल प्राइमेट के अंदर में होता है वो 28 to 29 डेज का हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ करता है, ठीक है। इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है सो इसको हम एक पाई चार्ट की मदद से थोड़ा आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पहला दिन,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, चलो ठीक है भाई, 28 दिन का है ना। अच्छा, पहले 3 से 5 दिन तक का जो फेज होता है, इस समय में हमारे पास क्या बोलते हैं, इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। आफ्टर दैट मेंस्ट्रुएशन फेज, छठे दिन से, 5वें दिन के बाद छठे दिन से हमारे पास फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाया करता है, ठीक है। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाया करता है, जी हाँ भाई, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाया करता है। और ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इसलिए क्या, ये कहलाता है फॉलिक्यूलर फेज। अच्छा, फॉलिक्यूलर फेज, सर आपने बताया था कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा ना, उसके अंदर में ग्रैनुलोसा सेल की लेयर बढ़ते जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, ग्रैनुलोसा सेल की लेयर बढ़ते जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रैनुलोसा सेल की लेयर जब बढ़ती है ना, तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन जब बढ़ता है तो एस्ट्रोजन जो है सो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है यूट्रस के अंदर में, एंडोमेट्रियम की जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर है, उसकी क्या करती है, थिकनिंग को बढ़ाने लगती है, ठीक है। तो उसके थिकनिंग को कैसे बढ़ाएगी, सेल डिवीजन होगा, सेल प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है, नए नए सेल्स बनेंगे, उसकी एंडोमेट्रियम की लेयर मोटी हो जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, इस प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर में क्या हो जाएगा, इस प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर में हमारे पास एंडोमेट्रियम की जो लेयर है प्रोलिफरेट करके ठीक हो जाएगी। जब 14वां दिन पहुंचेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इस समय में ग्राफियन फॉलिकल जो बन रखा है वो क्या हो जाएगा, रप्चर कर जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ओव्यूलेशन। क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, LH हार्मोन जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका पिक हुआ करता है, इसको हम LH सर्ज के नाम से भी जानते हैं। 14th डे पे LH सर्ज भी हुआ करता है, ठीक है। जब रप्चर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल और ओवम बाहर निकल गया, मतलब सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल गया, इसको हम बोल दिए ओव्यूलेशन, ठीक है। तो उसके बाद में जो मांस बचा ग्राफियन फॉलिकल का, उससे बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास सिक्रेट करेगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन, और इस फेज को हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। और इस सिक्रेटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ल्यूटियल फेज। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, इसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो ये साइकिल जो है हमारे पास 28 दिन पहुंचेगा, और फिर से जब पता चलेगा कि अच्छा सेकेंडरी ओसाइट का क्या हो गया, सेकेंडरी ओसाइट का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इन दैट केस वो जो सेकेंडरी ओसाइट है और एंडोमेट्रियम की लेयर रप्चर करेगी, और जो सेकेंडरी ओसाइट जो अनफर्टिलाइज्ड रह गया, वो एंडोमेट्रियम की रप्चर्ड लेयर के साथ में 1 to 5 डेज, 3 से 5 दिन के बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है मेंस्ट्रुएशन फेज के थ्रू ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में हमारे पास 50 से 80 ml ब्लड लॉस का संभावना हुआ करता है, तो 50 to 80 ml ब्लड का लॉस हुआ करता है, ओके। अच्छा, अब हम बात करें कि ये जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्यूबर्टी के टाइम शुरू होता है उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट मेनार्की, और जो लास्ट वाला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ करता है उसको हम कहते हैं क्या, मेनोपॉज, ओके। तो ये मेनार्की जो अपने को देखने मिलता है प्यूबर्टी अटेंड करने के टाइम 13 से 14 साल, 11 से 12 साल की उम्र में देखने मिलता है फीमेल में। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो मेनोपॉज है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो देखने मिलेगा, वो 45 to 50 ईयर के आसपास में देखने मिलता है। वो डिफरेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फीमेल के ऊपर में वेरी करता रहता है, ओके। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके चीज़ों को नोट करते चलें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूछे, 3-4 नंबर का क्वेश्चन दे, तो आप पाई चार्ट को बहुत आसान तरीके से बना करके पूरा का पूरा मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं, ओके।
तो इन चीज़ों का बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखें, डायग्राम के थ्रू, फ्लोचार्ट के थ्रू आंसर को अपना सुंदर बनाने का काम किया करें, इससे आपके मार्क्स में बढ़ोतरी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं हार्मोनल रेगुलेशन की। हार्मोनल रेगुलेशन की। अच्छा, हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है, क्या? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस दिस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन का सिक्रेशन क्या करता है, तो ये हमारे पास जो रिलीज करेगा, यहाँ पर जो हमें जरूरत है वो क्या है, GnRH, ठीक है। अपने को चाहिए गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस भाई ने क्या किया, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट किया, ठीक है। इसने GnRH सिक्रेट करके आदेश दिया किसको, एंटेरियर पिट्यूटरी को। इसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको एंटेरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर जब ये एक्शन लिया तो इसने क्या किया, 2 हार्मोन सिक्रेट किया। कितना कितना, 2। कौन सा, 2। एक हो गया हमारे पास गोनाडोट्रोपिन LH, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारे पास FSH, ठीक है। LH को हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। सर ये फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, जो प्राइमरी फॉलिकल है उसको सेकेंडरी फॉलिकल बनवाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल उसको टर्शियरी बनवाएगा और टर्शियरी को ग्राफियन फॉलिकल में बदलने का काम करेगा, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बढ़ते जाएगी, हमारे पास एस्ट्रोजन का रिलीज होता जाएगा। अच्छा, ये जो LH है हमारे पास, LH क्या करेगा, ठीक है। ये हमारे पास, ये तो ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर में रिलीज काम करता है, ठीक है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाएगा, ठीक है। और ये जो है हमारे पास थीका इंटरना के ऊपर में काम करेगा, थीका इंटरना के ऊपर में काम करेगा, ठीक है। थीका इंटरना के ऊपर में काम करेगा तो फीमेल बॉडी के अंदर में एक हार्मोन निकलेगा, जो मेल वाला हार्मोन है, कौन सा, एंड्रोजन, एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन का कन्वर्जन हुआ करता है किसमें, ठीक है। ये हमारे पास एंड्रोजन का कन्वर्जन हुआ करता है एस्ट्रोजन में, ठीक है। एस्ट्रोजन में इसका कन्वर्जन होगा, ठीक है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज, विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज। एरोमेटेज की मदद से ये जो है एंड्रोजन हमारे पास एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाया करेगा, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन आगे का फर्दर काम करने वाला, जैसे कि प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम का काम हमारे पास करता जाएगा, ओके। तो इतनी चीज़ें हमारे पास समझ में आ रही है किस तरह से हार्मोनल रेगुलेशन हुआ करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। एंटेरियर पिट्यूटरी किस तरह से रोल प्ले करेगी LH एंड FSH को रिलीज करने में, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ GnRH, बात समझ में आ रही है। GnRH गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, ये जो है सो हमारे पास गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने में मदद करेगा, और ये LH और FSH क्या है, गोनाडोट्रोपिन्स हैं, ठीक है। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन की कैटेगरी में 2 हमारे पास हार्मोन हैं, LH और FSH। इतनी बातें समझ में आ रही है, इसको नोट करें। ओके, तो हमने बात कर लिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास जो है एस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन करा रहा है एंडोमेट्रियम का, और हमारे पास जो है ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर से हमारे पास सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है। साथ में जो बचा हुआ मास है कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया और वो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कर रहा है, ओके। बाद में ये जो हमारे पास जो है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करने वाला कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम क्या करता है, प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेट किया हुआ HCG, वो आगे फर्दर डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसको हम इरेज करके हम बात करने वाले हैं कि जो सेकेंडरी oocyte हमारे पास बना है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो हमारे पास बना है उसका फर्टिलाइजेशन में कैसे रोल होगा, वो कैसे सेकेंड मियोसिस को कंप्लीट करेगा, ओके। तो चलते हैं हम फर्टिलाइजेशन की तरफ में। हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा और उसके इम्प्लांटेशन के बारे में हम भी चर्चा करते जाएंगे। तो ये जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte का क्या हो जाएगा अब,
ये सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होगा 14th डे पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ओव्यूलेशन जब होगा तो ओवरी से जो पिक करने वाला काम करेगा, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो ओवरी के पास में लगे हुए थे इसको हम बोल रहे थे फिम्ब्रे, फॉलिपियन ट्यूब का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगा हुआ इसको हम बोल रहे थे फिम्ब्रे। तो वो क्या करेगा, एक को पिक करके फॉलिपियन ट्यूब में पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचाएगा भाई, एम्प्यूला में पहुंचाएगा। मोर स्पेसिफिकली एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन तक जैसे ही पहुंचेगा और वहां पर स्पर्म सेल्स अगर पहुंच गए तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि पहुंच गया। ठीक है, मानकर चलते हैं कि हमारे पास पहुंच गया है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है और हमारे पास मेल स्पर्मेटोजोआ है। ये दोनों कहाँ पहुंच गए, ये दोनों पहुंच गए क्या, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन के पास पहुंच गए, या फिर आप एम्प्यूला ही ध्यान रख लो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन के पास पहुंच गए, एम्प्यूला पे पहुंच गए। अब इन दोनों का होगा फ्यूजन। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। सर ये जैसे ही इसको टच करता है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte को जैसे ही टच करता है तो सर इसके ऊपर में जोना पेलुसिडा का लेयर है, कोरोना रेडियाटा के सेल्स के लेयर है, उसको पहले हटाएगा। ठीक है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम है इसके एक्रोजोम में। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, कोरोना रेडियाटा सेल्स को हटाएगा पहले। ठीक है, फिर उसके बाद पहुंचेगा जोना पेलुसिडा के लेयर पे। तो जैसे ही जोना पेलुसिडा के लेयर को टच करेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, वहाँ पे मेम्ब्रेन की क्या बोलते हैं परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी और फिर उसके बाद जो एडिशनल स्पर्मेटोजोआ है उनको आने की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, उनको आने की परमिशन नहीं मिलेगी और तब जाकर के ये सिंगल स्पर्मेटोजोआ क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को और ये एग सेल हमारे पास फ्यूज करेगा। अच्छा, जैसे ही टच करेगा फर्टिलाइजेशन का रिएक्शन होगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 का प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाएगा, जो कि फर्दर डिजेनरेट कर जाता है सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर एन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स थे, यहाँ पे भी एन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स थे, तो ये हमारे पास 2n सेट वाला क्या बन गया, क्रोमोजोम वाला जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया भाई, जाइगोट बन गया। कहाँ, एम्प्यूला में, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में। ठीक है, फॉलिपियन ट्यूब के अंदर में हम जानते हैं कि हमारे पास सिलिया फिंगर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस वहाँ पे प्रेजेंट है, हेयर लाइक ग्रोथ है, इनके अंदर में मूवमेंट होता रहता है। सिलियरी मूवमेंट के कारण में हमारे पास ये जाइगोट क्या होता जाएगा, यूटरस की तरफ मूव होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, यूटरस की तरफ जब मूव होता जाएगा तो इसके अंदर में साइमल्टेनियसली क्या होता है, इसके अंदर में क्लीवेज भी होता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है, क्लीवेज होता रहता है, इसको हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, जाइगोट भी क्या है, एक सेल है। ठीक है, इसके अंदर में होता रहेगा माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से हमारे पास सर 4 सेल बनेगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्लीवेज होते हैं। ठीक है, 4 से फिर हमारे पास 8 सेल बनेगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो यूनिट्स हैं इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, 8 सेल से हमारे पास 16 सेल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 16 सेल्ड स्टेज है, ठीक है, 16 सेल्ड स्टेज है, इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स मोरूला। क्या बोलते हैं इसको, मोरूला। ठीक है, और ये जो डिवीजन हो रहा है हमारे पास, ये इसको क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन है। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास 16 से जब 32 बनेगा, ठीक है ना, और फिर 32 से हमारे पास जब 64 बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, 64 सेल्ड, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। सीधा ब्लास्टोसिस्ट पे क्या पहुंच गए, एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। 64 सेल्ड स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे ही इम्प्लांटेशन का काम हुआ करता है। ठीक है, अगर डिटेल में चीज़ों को घुसें इसके ऊपर में तो काफ़ी लंबी क्लासेस चल जाएंगी। अपने को क्या करना है, अभी चीज़ों को रिवाइज करना है, जो हमारे बोर्ड के लिए रिलेवेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते जाना है। अगर मेरे द्वारा एक्स्ट्रा चीज़ें अगर पढ़ा भी दी जा रही हैं, आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, तो उसको स्किप करके आप आगे बढ़ जाओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 सेल्ड स्टेज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहलाता है। ओके, और इसके अंदर में हमारे पास इम्प्लांटेशन का काम हुआ करता है। ओके, इसमें क्या होता है, हमारे पास इम्प्लांटेशन का काम हुआ करता है। ओके, तो अब हमारे पास ये जो इसके अंदर में फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, सर ये कैसे इम्प्लांटेशन करेगा। ठीक है, इसके अंदर में डिफरेंशिएशन होगा और ये जो बाहर में एक
सेल की लेयर बनेगी, इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बन जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर में हमारे पास जो अंदर में सेल की कुछ मास यहाँ पर जमा हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं इनर सेल मास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और ये है माय डियर स्टूडेंट्स क्या? इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास। ठीक है, यही ट्रोफोब्लास्ट जाकर के एंडोमेट्रियम के लेयर से जाकर के अटैच होने का काम करती है, इम्प्लांटेशन करवाती है। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और उसमें भी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर में जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, ये जाकर के अटैचमेंट होने का काम कराती है। ठीक है, ये जो है अटैचमेंट का काम कराती है। ठीक है, अच्छा अटैचमेंट सर कैसे होगा? जैसे ही एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो रहा होगा इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर में, और भी डिफरेंशिएशन होगा, इंटरडिजिटेशन बनने लग जाएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने लग जाएगा। इसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई एंडोमेट्रियम के लेयर के साथ में जाकर के अटैच हो जाएगा, उसको फिक्स कर देगा। ठीक है, तो ये जो अटैचमेंट हुआ करता है कोरियोनिक विलाई का, फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास? एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, जो हमारे पास मदर और फीटस की बॉडी को कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, प्लेसेंटा के अगर हम रोल की बात करें तो प्लेसेंटा हमारे पास वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने का काम करता है, जैसे कि हमारे पास वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज हो, या फिर न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो, गैस का एक्सचेंज हो। इन सारी चीज़ों को फीटस और मदर की बॉडी में फैसिलिटेट करने का बीच में मीडिएटर का काम किया करता है। ठीक है, फीटस को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, मदर बॉडी से कैसे लेगा? विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज करना है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, गैस एक्सचेंज करना है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ओके, बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छा अब हमारे पास जो है हम बात करते हैं इनर सेल मास की। ठीक है, इनर सेल मास फर्दर डेवलपमेंट के स्टेज में क्या होता है हमारे पास? फर्दर डेवलपमेंट में ये हमारे पास डिफरेंशिएट होकर के जर्म लेयर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? जर्म लेयर का फॉर्मेशन करता है। लेट मी इरेज दिस, ऊपर वाली चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। मोस्टली मैं समझाने का ही काम कर रहा हूँ, नोट्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं नोट्स प्रोवाइड करूं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूं, तो आप हमारे पास क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर में नीचे लिखें आप, मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है और इसके अंदर में इनर सेल मास है। इनर सेल मास डिफरेंशिएट होकर के हमारे पास जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये जर्म लेयर्स क्या हुआ करती हैं? ये 3 प्रकार की जर्म लेयर्स हैं जिनसे पूरे के पूरे टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर में हुआ करता है। ठीक है, तो जैसे ही ये इनर सेल मास डिफरेंशिएट होकर के जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेंगी, बाहर की तरफ से एक जर्म लेयर बनेगा। कौन सा? एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा। कौन सा? एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास सर अंदर की तरफ से एक एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा। एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बीच वाला मास्टर बोल गया क्या? नहीं, बीच वाला, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक और लेयर का फॉर्मेशन होगा। कौन सा? उसको हम बोलते हैं क्या? मेजोडर्म। क्या कहते हैं? मेजोडर्म। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इन्हीं 3 जर्म लेयर से सारे के सारे बॉडी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ करता है। ठीक है, हार्ट की बात करें तो हमारे पास मेजोडर्म से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हमारे ब्रेन की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, हमारे न्यूरल टिश्यू की बात करें, उससे एक्टोडर्म से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक्टोडर्म से फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ये जो हमारे पास इनर सेल मास है, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं स्टेम सेल। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। इनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, इनके अंदर वो पोटेंसी होती है कि इन सेल को अगर आप न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर थ्रू ग्रो करा करके, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गन और कंप्लीट टिश्यू को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर में हमने बताया था टिश्यू कल्चर के टाइम में। ठीक है, ये जो सेल्स की प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। ओके, इतनी बातें समझ में आई क्या? अरे इतनी बातें समझ में आई क्या? ओके, आप इसको नोट कर लें।
ओके, तो हम नोट करने की जब बात करते हैं तो क्या इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ जो बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है वही जो मैं बोल करके चीज़ें आपको बताया, अभी समझाया, ठीक है, उन चीज़ों को आप शॉर्ट में एनसीईआरटी के बगल में आप देखो, डिटेल नोट्स बनाने का टाइम तो नहीं है, तो साथ में आप एनसीईआरटी को लेकर के बैठें, चीज़ों को अंडरलाइन करते चलें, और साथ में जो साइड में किनारे वाइट पेपर है उसको साफ नहीं रखना है, उसको उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है, छोटी छोटी बातें लिखते चलना है, ठीक है, और उसको एग्जाम में यूज करना है। ओके, बात समझ में आ रही है क्या? ओके, यस। तो हम बात कर रहे हैं कि सर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन तो हो गया, ट्रोफोब्लास्ट ने कोरियोनिक विलाई बनाया और एंडोमेट्रियम से अटैचमेंट हो गया, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया। अब हमारे पास ये जो प्लेसेंटा है ये क्या क्या काम करता है, ये तो बताया आपने कि गैस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज वगैरह वगैरह हो रहा है हमारे पास, लेकिन क्या इसके अलावा भी हमारे पास इसका रोल है? ये टेम्पोररी जो है हार्मोन सिक्रेशन का भी काम किया करता है, टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू के रूप में भी काम किया करता है। तो कौन कौन से हमारे पास प्लेसेंटल हार्मोन है जो आपको ध्यान रखने हैं? प्लेसेंटल हार्मोन, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लेसेंटल हार्मोन की अगर हम बात करें तो कुछ हार्मोन्स के नाम आपको याद रखने जरूरी हो जाते हैं। क्या क्या? पहला जो हार्मोन है हमारे पास HCG, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम को ये मेंटेन करने का काम करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तीसरा हमारे पास है प्रोजेस्टेरॉन। चौथा है हमारे पास एस्ट्रोजन, जो एनसीईआरटी के अंदर में लिखा हुआ है, 4 हार्मोन नाम याद रखेंगे, ETC भी लिखा हुआ है, लेकिन इन चारों नाम को आप ध्यान में रखें, ठीक है। ये 4 हमारे पास प्लेसेंटल हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा ओवरी के द्वारा एक और हार्मोन वहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, कि ओवरी क्या सिर्फ एस्ट्रोजन ही रिलीज करती है? नहीं, इसके अलावा हमारे पास जो लेट फेज है प्रेगनेंसी का, उसके टाइम में ये जो हार्मोन है रिलैक्सिन, ये ओवरियन हार्मोन है, ठीक है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है डियर स्टूडेंट्स, तो उस समय हमारे पास जो पेल्विक गर्डल है, ठीक है, उसकी जो उसको रिलैक्स करने का काम करता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन का रोल हुआ करता है, ठीक है। ये रिलैक्सिन हार्मोन का रोल हुआ करता है, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक गर्डल, ठीक है। माँ बच्चे को जन्म देती है उस समय जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विस है, उसका रिलैक्सेशन का काम करता है ये रिलैक्सिन हार्मोन। ओके, अच्छा, कौन कौन से हमारे पास हार्मोन हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही सीक्रेट होते हैं? ठीक है, हॉर्मोन्स सिक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ हार्मोन है क्या? एक तो हो गया HCG, दूसरा हो गया HPL, तीसरा हो गया रिलैक्सिन। तीनों के तीनों आपके बोर्ड पे पहले से ही लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। यही 3 नाम है जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान ही सिक्रीट हुआ करते हैं बॉडी के अंदर में, ओके, फीमेल बॉडी में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट हार्मोन। अच्छा, कुछ हार्मोन है हमारे पास, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ठीक है। इनके लेवल जो है हमारे पास फीमेल बॉडी के अंदर में काफ़ी कई गुना बढ़े हुआ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का फेज है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी कंजम्पशन होता है मदर की बॉडी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, ठीक है। तो उस समय में हमारे पास जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन है। जैसा कि हम जानते हैं कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, ठीक है, थायरॉक्सिन जितनी भी ATP मेडिएटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है बॉडी के अंदर में, वहाँ पे थायरॉक्सिन का रोल हुआ करता है, ठीक है। जितने भी ATP मेडिएटेड हमारे पास बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन का रिक्वायरमेंट हुआ करता है, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीटली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का कंजम्पशन किया करता है। तो उस समय में हमारे पास ये थायरॉक्सिन